नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी के स्टार प्रचारकों के अभियान की शुरुआत 2 अप्रैल को रुद्रपुर में पीएम मोदी करेंगे महारैली। सीएम धामी ने लिया तैयारियों का निरीक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रानीखेत दौरा, अजय टम्टा के समर्थन में किया रोड शो, जनता से की वोट देने की अपील। हरिद्वार में कांग्रेस के मुख्य लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह रावत रहे मौजूद। हरीश रावत ने जनता को बताया स्टार। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी का नोटिस, 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस ने ईडी और सीबीआई पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। मसूरी में बीजेपी के चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन, गणेश जोशी और माला राज्य लक्ष्मी शाह ने किया शुभारंभ। कार्यकर्ताओं को जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताने का किया आह्वान। 15 करोड़ चंदे का मामला गरमाया, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिया बयान, कहा आरोप लगाकर सम्मान को पहुंचाई चोट। मसूरी में जल निगम के अधिकारियों की लापरवाही, कैमल बैक रोड का हाल बदहाल। बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने दी धरने की चेतावनी। रामनगर में पुलिस ने लोकसभा चुनाव को लेकर शस्त्र जमा करने के लिए चलाया अभियान, अभी तक 313 शस्त्र हुए जमा। शस्त्र जमा नहीं कराने वालों पर होगी कार्रवाई। लोगों को किया जा रहा जागरूक, कोतवाली में बनाया गया सेल्फी पॉइंट, लोगों से की जा रही मतदान करने की अपील। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, अगले 48 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी, बारिश, ओलावृष्टि, बारिश, बिजली चमकने की संभावना। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। इस दौरान पीएम रुद्रपुर में नैनीताल से लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 3 और 4 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अल्मोड़ा, हरिद्वार और देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर सीएम धामी ने रुद्रपुर पहुंचकर मैदान का निरीक्षण किया और इसके साथ ही जिला कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। बता दें कि रुद्रपुर में होने वाली रैली के लिए प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी को रैली संयोजक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के लोगों से उत्तराखंड अत्यधिक वो स्नेह करते हैं और उनके 10 वर्षों के कालखंड में उत्तराखंड राज्य के लिए एक से एक योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि की योजनाएं आज गतिमान हैं और उत्तराखंड के लोग भी उनका हमेशा इंतजार करते हैं कि वो हमेशा आए। ये हमारा सौभाग्य है कि ये कृषि बाहुल्य औद्योगिक नगरी देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रपुर से चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और पूरे उत्तराखंड की 5 सीटें इस बार बड़े अंतर से जीतकर जाएंगी। 2014 और 2019 में जितने मत मिले थे उससे अधिक मत इस बार मिले। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और रुद्रपुर में अजय भट्ट जी जो हमारे नैनीताल के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में 2 अप्रैल को 11 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रानीखेत पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। वहीं चुनावी जनसभा को संबोधित कर अल्मोड़ा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए समर्थन मांगा। आप सब लोगों ने जो मेरो जोर सोरेन यहाँ बहुत आशीर्वाद दी, से सबने मेरा स्वागत करी, अभिनंदन करी। मैंने आप सब उनको प्रिय हाथ जोड़वे आप सब लोग उनको स्वागत करती, अभिनंदन करती। मैं आज आप सबके बीच में, आप सबको पता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भाई अजय टम्टा जी को आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबका स्नेह मिले, आप सबका मत और समर्थन मिले और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके मत और समर्थन से जो मत और जो समर्थन, जो आशीर्वाद श्री अजय टम्टा जी को मिलेगा,
वो सीधे सीधे मोदी जी को मिलेगा। और उन्होंने पिछले 1 दशक से सांसद के रूप में एक सेवा की है। मैं अजय टंका जी के बारे में एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूं कि वो बहुत कम बोलने पर विश्वास करते हैं, लेकिन जितनी बार भी वो मेरे पास आए, उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं करी कि कोई काम मेरा निजी करवा दो, किसी का करवा दो। जब भी आए, कभी कहते हैं साड़ी के क्षेत्र में ये करना है, कभी कहते हैं रानी के क्षेत्र में करना है, कभी जो है भिकिया सेड़ में करना है, कभी रोड का करना है, हमारे प्रमोद नैनवाल जी साथ में। तो ये हमेशा इस क्षेत्र की बात करते थे, आप लोगों की। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दम भरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक सशक्त राजनीतिक पार्टी है। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव पूरे जोरों शोरों के साथ लड़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम भारी बहुमत के साथ प्रदेश की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से किसी भी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे सके। हमारे 5 के 5 प्रत्याशी उत्तराखंड में पिछली बार से रिकॉर्ड वोटों से इस समय जीतने वाले हैं। उत्तराखंड में अगर आप विपक्ष का हाल देखें तो पहले एक भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ लोगों को कांग्रेस इत्यादि राजनीतिक दलों ने खड़ा किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में है। अगर जीतना होता तो उन्हें स्वयं लड़ते। वो केवल उनको थोड़ा खेलना कि किस तरह से चुनाव में किस तरह के क्या हो सकता है, अभी वो रिहर्सल कर रहे हैं। अभी वो चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, केवल रिहर्सल कर रहे हैं। हरिद्वार में कांग्रेस के मुख्य लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस की ओर से लोकसभा उम्मीदवार वीरेंद्र रावत सहित तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता ही स्टार है, वो ही चुनावों के नतीजे निर्धारित करेगी। इस समय तो स्टार अपने आप में जनता ही है, बाकी हम अपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टारों से काम चलाएंगे। ये सब स्टार है हमारे जो। क्या राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का कोई दौरा बनने वाला है? आएंगे। देखिए, गप्पू समाज के लिए खतरनाक होता है और पप्पू विनम्र भाव का प्यारा होता है, तो उसको सब प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि जो उसका काम होता है जो और उसके साथ सबकी शुभकामनाएं होती हैं। हर माँ अपने पप्पू के साथ, हर बाप अपने पप्पू को प्यार करता है। तो मैंने कहा कि हमको पप्पू मुबारक और गप्पू जो है देश को मुबारक नहीं होने चाहिए। भाजपा गप्पू है, भाजपा के नेता गप्पू है। ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा तो सब साफ हो जाएगा कौन क्या है। अब जो जनता का रिस्पांस बहुत शानदार है, जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के बयार पूरे देश में बह रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चुनावों से कुछ दिन पहले कांग्रेस के लाल कुआं नगर अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जिला अध्यक्ष को भेजे पत्र में व्यक्तिगत कारण के चलते पार्टी छोड़ने की बात कही। बता दें कि पिछले 20 सालों से गुरदीप सिंह कांग्रेस में सक्रिय हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक ओर जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता जनार्दन भी तैयार है। चुनावों को लेकर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। हम तो ये चाहते हैं सत्ता में कोई भी पार्टी रहे, उसमें जो बैठे हुए लोग हैं वो भ्रष्ट ना हो। पार्टी चाहे बीजेपी की रहे, कांग्रेस की रहे, सपा की रहे, यूकेडी की रहे, किसी की भी नहीं रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं सत्ता में बैठे हुए लोग अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें, निष्ठा के साथ करें। और आने वाले चुनावों के लिए हर कोई चाहता है कि भाई कोई अच्छा नेता है। हम नहीं कहेंगे मोदी जी अच्छे हैं, हम नहीं कहेंगे भाई राहुल गांधी अच्छे हैं। सत्ता में जो आएगा अच्छे काम करेगा, पब्लिक को अपने आप पता चल जाएगा अच्छा कौन है बुरा कौन है। सर मेरा तो सिर्फ एक ही है जो हमारा सब फैमिली जा रहा है, ओनली बीजेपी। उसका रीजन कुछ नहीं है, बस मेन चीज ये है वो पार्टी सबसे बेस्ट पार्टी लगती है हमें, मेरे अकॉर्डिंग।
मेरे अकॉर्डिंग वो पार्टी सबसे बेस्ट है। और कामकाज में दोनों पार्टियों में अपने अपने एक सही है, लेकिन जो पब्लिक के हिसाब से डिपेंड करता है, पब्लिक को जो जैसा लगता है वो उस हिसाब से उसको चेंज करती है सर, वो चीज है। मैं रामलाल जनता से ये कहूंगा कि जमीनी से जुड़ा हुआ प्रत्याशी होना चाहिए। हमारे पास 13 जिले हैं, मैं 13 जिले की जनता को यही कहूंगा कि सर्वप्रथम जो आपके सुखों को और दुखों में भी आना जाना जो प्रत्याशी रखता हो, तथा विशेषकर मेरा ये कहना है पूरे उत्तरांचल वासियों से कि जो बेरोजगारी की तरफ ज्यादा ध्यान देता है उसी प्रत्याशी को पहले चुनिए, क्योंकि वोट लेने के टाइम पे हर प्रत्याशी आपके द्वार पर आएंगे कि मुझे वोट दीजिए। उनसे पूछिए कि आपने क्या क्या कार्य किया है हमारे गांव के लिए। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से राजीव महर्षि को मीडिया चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में 18 कोऑर्डिनेटर्स की सूची को भी अप्रूवल मिल चुका है। ये सभी लोग आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचार में तेजी लाने का काम करेंगे। हरिद्वार से निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी उमेश कुमार रुड़की, मंगलौर और झबरेड़ा के बाद भगवानपुर विधानसभा पहुंचे, जहां व्यापारियों के साथ आम जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पैदल यात्रा कर व्यापारियों के साथ जनसंपर्क भी किया। बता दें कि खानपुर विधायक और निर्दलीय सांसद प्रत्याशी उमेश कुमार सभी विधानसभा में ताबड़तोड़ पदयात्रा कर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। सभी राष्ट्रीय दल एक ही बात करते हैं, कोई भी बैठक होती है उमेश कुमार कुछ नहीं है, उमेश कुमार को खानपुर में चित कर देंगे, उमेश कुमार को हरिद्वार में चित कर लेंगे। भाई जब उमेश कुमार कुछ नहीं है तो राष्ट्रीय दल परेशान क्यों है? आप अपना काम करो, मैं अपना कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों की बौखलाहट ये बताती है कि खर्चे भी अपने करते हो और चर्चे मेरे करते हो, तो इससे पता लगता है कि आप लोगों को कितना खौफ है मेरा। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं संग चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने की बात कही। इसके साथ ही बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का भी आह्वान किया। उनकी एक आदत है ईवीएम हैंग करना। अगर उस आदत पे अटल है, उनके दिमाग में है कि हमने ईवीएम हैंग कर दिया है, कांग्रेस को वोट पड़ेगा तो बीजेपी को जाएगा, तो कहेगा ही 400 पार। लेकिन जनता 400 नहीं 200 पार भी नहीं पहुंचाएगा इस बार, ये सच्चाई है। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे चुनाव आयोग को कि जो ये पूरे भारत में जो 400 पार ये ईवीएम पे निगरानी रखे, और ना तो आने वाला चुनाव में लोकतंत्र नहीं रहेगा। कैंडिडेट की सीट पे कम से कम 10 लोग थे, तभी तो पार्टी को इतना टाइम लग गया। क्या नाम है, कैंडिडेट फाइनल करने के लिए डर कहाँ से रहते? डर तो वहाँ था जहाँ कोई चुनाव ना लड़ रहा होता। यहाँ तो हम तय करने में पार्टी परेशान हो गई भी किसको दे किसको ना दे, तो मंथन में इतना टाइम लग गया। जो है डर कौन रहा है? डर का तो पता लग जाएगा बीजेपी को आने वाले समय में कि कांग्रेस डर रही है, बीजेपी डर रही है। अरे अभी पूरे 5 साल का इनका कार्यकाल रहा, पूरे 5 साल कहीं दिखाई दिए सांसद महोदय? आज पहाड़ पे कितना विरोध है, आज प्लेन में कितना विरोध है। रुद्रपुर आते रहे, होटलों में जाते रहे, स्वागत कराते रहे, क्या किया रुद्रपुर के लिए? रुद्रपुर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, विधायक भी इनका, सांसद भी इनका। एक भी पत्थर दिखा दो मुझे, आप विधायक का दिखा दो एक भी पत्थर, कोई विकास से काम क्यों जब से इनकी सरकार आई है। तो सब जनता देख रही है, ये धर्म के नाम पे लोगों को बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। 800 पार भी कह सकते हैं, झूठ बोलने वाली पार्टी है। लेकिन प्रकाश जोशी जी एक पढ़े लिखे हैं और एक युवा है, उसके हिसाब से जो उनको टिकट मिला है बहुत अच्छे उसमें टिकट मिला है। और इस बार हम ये नैनीताल लोकसभा सीट हम जीत रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि अब लोग जो है परेशान हो गए हैं। देखिए इतनी परेशानी लोगों को है। 3 मुद्दे पे बीजेपी सरकार आई थी, रोजगार के लिए आई थी, भ्रष्टाचार के लिए आई थी और महंगाई के लिए आई थी। यही नारा था बीजेपी वालों का। और इन तीनों में इस तरह से फैले हुए रोजगार, तो जो 2 करोड़ की बात उन्होंने कहा था
उनसे आप ये बताइए 1 करोड़ नौकरी तो इन युवा से इन लोगों ने छीन लिया। नौकरी देने का तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, दे ही नहीं सकते। और महंगाई इतनी चरम पे पहुंच गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, रोजी रोटी सब खत्म हो गए हैं। उत्तरकाशी में चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गंगा की लहरों पर राफ्टिंग के रोमांचक खेल का आयोजन किया गया, जिसके जरिए युवाओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी की ओर से तलब किए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए सरकार पर ईडी और सीबीआई के जरिए हरक सिंह रावत के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बता दें कि ईडी ने हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए 2 अप्रैल को ईडी दफ्तर में तलब किया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हरक सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। अगर किसी मामले में हरक सिंह रावत पर आरोप लग रहे हैं तो उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी पूछताछ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई मंत्री दोषी होता है या उस पर आरोप लगाते हैं तो उसके लिए उस कार्यकाल के दौरान रहने वाले मुख्यमंत्री के ऊपर भी कार्यवाही जरूरी है। और सीबीआई को त्रिवेंद्र सिंह जी से भी पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि हरक सिंह जी त्रिवेंद्र सिंह रावत के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अगर एक कैबिनेट मंत्री दोषी होता है तो मुख्यमंत्री भी उसमें दोषी माना जाता है। हमारा मानना है कि राजनीतिक बदले की भावना से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और हरक सिंह जी का उत्पीड़न किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। इसी को लेकर 31 मार्च को दिल्ली में इंडिया अलायंस केंद्र सरकार के विरोध में महारैली निकालने जा रही है। इस महारैली को लेकर उत्तराखंड आप पार्टी उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के इस तानाशाही रवैये के विरोध में हम दिल्ली में 50 लाख लोगों को इकट्ठा कर महारैली निकालने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रैली से पूर्व जिस प्रकार से बैरिकेडिंग की जा रही है और प्रदेश के बड़े नेताओं से इंटेलिजेंस पूछताछ कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। 31 मार्च को एक बहुत ऐतिहासिक रैली दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों को जुटाने की एक मंशा आम आदमी पार्टी समेत सभी तमाम जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में साथ हैं उन लोगों ने रखी है। और जिस तरीके से बैरिकेडिंग अभी से स्टार्ट हो गई है दिल्ली में, और जिस तरीके से उत्तराखंड की LIU और उत्तराखंड की इंटेलिजेंस हम लोगों से क्वेश्चन करने लगी है, उससे साफ जाहिर होता है, सीधा संदेश जाता है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी इस समय कितनी बुरी तरह से घबराई हुई है। और लगातार हमारे प्रदेश के बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर इंटेलिजेंस ने अपनी नज़र रखना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से अपील करती हूं कि लोकतंत्र की जो हत्या इस समय पूरे देश में हो रही है और मोदी जी की तानाशाही जो पूरे देश में है, अरविंद केजरीवाल जी भगत सिंह की तरह आज जेल में हैं। मैं जनता से अपील करती हूँ कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए और इस तानाशाही को उखाड़ फेंकिए। हल्द्वानी में राजनीतिक दलों की ओर से बिना अनुमति के कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस नेता की ओर से ऑब्जर्वर को शिकायत की गई। वहीं अब इस मामले में सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने नोटिस जारी करते हुए 48 घंटे के भीतर संबंधित पार्टी के पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। सहायक रिटर्निंग अधिकारी AP वाजपेयी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, वो सुनिए। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है और माननीय सामान्य प्रेक्षक महोदय के माध्यम से भी उसमें हमें शिकायत की कॉपी मिली थी। उसमें ये कहा गया है कि नैनीताल रोड पे एक पार्टी विशेष द्वारा एक कॉल सेंटर के रूप में संचालन किया जा रहा है और वहाँ से कॉल्स की जा रही हैं और वो आचार संहिता की परिधि में आता है। तो उसी के दृष्टिगत संबंधित पार्टी के पदाधिकारी को 48 घंटे के अंदर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए नोटिस इश्यू किया गया है। अनंत अंबानी से उत्तराखंड के शिक्षण संस्थान के लिए 15 करोड़ लेने के मामले में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पहली बार बयान जारी कर कहा कि उक्त संस्था में मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं है। उन्होंने कहा कि CSR के तहत चंदा लेना अपराध नहीं होता। साथ ही कहा कि RTI कार्यकर्ता अनिल गलगली के आरोपों का खंडन करते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के एक RTI कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र राजभवन से पूछा था कि जब भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे तो उनके संगठन को कितना दान मिला था। हालांकि राजभवन ने कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
इसी बीच अनिल गलगली को एक गुमनाम पत्र मिला, जिससे महाराष्ट्र और उत्तराखंड में हड़कंप मच गया। भगत सिंह कोश्यारी पर एक स्कूल के नाम पर 15 करोड़ रुपए का चंदा लेने का आरोप था, जिस पर कोश्यारी ने सफाई दी है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का जो आरोप बिना किसी कहे हुए कि एक किसी गुमनाम पत्र के नाम पर मिला है और उसको प्रचार किया जा रहा है और सोशल मीडिया में मेरे को बदनाम किया जा रहा है। यही नहीं, उसने यहाँ तक कहा है कि भाई मेरे भतीजे ने उस पैसे से जमीन खरीदी है और रिजॉर्ट बना रखा है। तो कोई जमीन खरीदी, न रिजॉर्ट बना है, न कहीं बन रहा है। तो ये एक मनगढ़ंत बात करके एक प्रकार का, मैं वैसे ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता, पर जिस प्रकार से सोशल मीडिया में इसका प्रचार किया जा रहा है और एक प्रकार का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने इसके लिए अपने कानूनी राय ले रखी है और बहुत जल्दी ही मैं इनके ऊपर और जिन पेपर्स ने या मीडिया ने जिनको इसको लिया है, छापा है, उन पर कानूनी राय लेकर के कानूनी कार्रवाई करूंगा। श्री झंडे जी के आरोहण के साथ आज से दून का ऐतिहासिक मेला शुरू हो जाएगा। सुबह से ही श्री झंडे जी के आरोहण के लिए दरबार साहिब में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 7 बजे से पूजा की प्रक्रिया शुरू हो गई और फिर श्री झंडे जी के खिलाफ चढ़ने का काम शुरू हो गया। इस बार पंजाब के होशियारपुर निवासी हरभजन सिंह पुत्र हरि सिंह को दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का अवसर मिला है। बता दें कि मेले को लेकर देश भर से कई संगतें दून पहुंची हैं। दोपहर बाद श्री झंडे जी के आरोहण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर होने वाली विश्वविख्यात गंगा आरती को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने इस संबंध में स्वामी चिदानंद सरस्वती को प्रमाण पत्र तथा पुरस्कार प्रदान किया। बता दें कि परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने साल 1997 में गंगा आरती शुरू की थी। करीब 28 सालों से गंगा आरती प्रतिदिन अनवरत जारी है। यहाँ समय समय पर देश विदेश से कई सेलिब्रिटी और राजनेता गंगा आरती के लिए पहुंचते हैं। को प्रसन्नता है कि यहाँ पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध, मन को मोहक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली आरती के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया है कि लगातार कंटिन्यूअस दैनिक ये आरती होना, चाहे बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये आरती सदैव चलती रही और लाखों लाखों लोगों ने इसका लाभ पूरे विश्व से लिया है और पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं। मैं समझता हूँ कि ये परमार्थ निकेतन का सौभाग्य है और पिछले 28 साल से लगातार इस तरह की ये गंगा धारा, गंगा आरती की ये धारा गंगा धारा के साथ साथ प्रवाहित है और दिव्यता और भव्यता के साथ जो ये दर्शन होता है, ये सचमुच अद्भुत है, अवर्णनीय है। जो भी आता है उसको लगता है कि ऋषिकेश तो हम आते हैं, लेकिन जब ऋषिकेश आने पर गंगा जी की आरती में नहीं आए परमार्थ निकेतन में, लगता है कुछ खाली खाली, कुछ अधूरा अधूरा रह गया। देश में इन दिनों लोकसभा चुनावों के साथ साथ आईपीएल का भी शोर है। आईपीएल का ये 17वां सीजन चल रहा है। हर साल आईपीएल से कई स्टार खिलाड़ी निकलते हैं। उत्तराखंड से भी ऋषभ पंत, अनुज रावत जैसे खिलाड़ी बल्ले से नाम कमा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के रामनगर के रहने वाले सोमांश डंगवाल क्रिकेट नहीं बल्कि अपनी गजब की स्किल्स और कमेंट्री से सभी का दिल छू रहे हैं। रामनगर के रहने वाले सोमांश डंगवाल महज 9 साल के हैं। सोमेश ने इस छोटी सी उम्र में ही आईपीएल में एंट्री कर ली है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। हाय, मेरा नाम है सोमांश डंगवाल और मैं 9 इयर्स का हूँ और मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं स्टार स्पोर्ट्स में कमेंट्री कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स के इंटरव्यू भी लिए हैं, जैसे एमआई का कैप्टन हार्दिक पांड्या और पंजाब के कैप्टन शिखर धवन, राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन एंड आरसीबी के कैप्टन फाफ डुप्लेसी। सर्वप्रथम तो आप सभी का धन्यवाद कि जो आपके द्वारा आज ये सोमांश की वजह से ही शायद हम लोग आज मिल रहे हैं। और मैं सोमांश आज जो लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है आईपीएल में, इससे पहले वो बॉलीवुड में अपना बहुत काम कर चुका है। इस बारे में सभी जानते भी हैं और शायद मेरा पूरा स्टाफ और हमारे जो सभी पूर्व सैनिक हैं या शायद पूरा सेना का परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि एक बहुत छोटा बच्चा जो कि मेरे परिवार से है और आज पूरे शहर का, प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। भारत बंधु पूर्व सैनिक रामनगर।
ये रामनगर के लिए बड़े गर्व की बात है, रामनगर नैनीताल के लिए बहुत गर्व की बात है। सुमान जंगवाल के पिताजी भी पूर्व सैनिक हैं और इस समय वर्तमान में नगर पालिका में सभासद भी थे वो, और ये अब आईपीएल में कमेंट्री कर रहा है, बहुत अच्छा है। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।